मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस रैपिड रिवीजन सीरीज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ये लास्ट लेक्चर है इस सीरीज का जो इस चैप्टर नंबर 4 का है। अब आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर आपने अपने लैब में यूज किया होगा। एक ऐसा डिवाइस है गैल्वेनोमीटर जो कि करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि एमीटर होता है, आपने एमीटर पढ़ा, वोल्टमीटर पढ़ा। एमीटर एक ऐसा डिवाइस था जो कि करंट को क्या करता था? मेजर करता था कि अमाउंट ऑफ करंट कितना ज्यादा है या कितना कम। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ये बताता है कि इस सर्किट में करंट है या नहीं है। इससे एक बात पता चलती है कि गैल्वेनोमीटर अगर हम कोई भी यूज कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस हो, ताकि हल्का सा हल्का करंट भी हम उसमें क्या कर सकें? मेजर कर सकें या हम उसमें डिटेक्ट कर सकें। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट। ठीक है, अगली चीज प्रिंसिपल। इट वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ when a current carrying current conductor, या फिर आप बोल सकते हो इस चीज को रेक्टेंगुलर कॉइल placed in a magnetic field, it experience a torque। तो जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक टॉर्क। ये लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक को कवर किया था। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं जिसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो उसके ऊपर क्या महसूस होता है? एक टॉर्क। एंड कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, है ना। जब टॉर्क लगेगा तो कॉइल क्या करने लगेगी? रोटेट। ऐसा समझो कि हमने क्या किया, ये मेरा एक रेक्टेंगुलर लूप है, मैं सिंगल टर्न के लिए बता रहा हूं और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये क्या करने लगेगी? रोटेट करने लगेगी इस टॉर्क के वजह से, है, इस टॉर्क के वजह से। एंड प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन। अगेन ये थियरी वाला पार्ट है, आप इसे नोट से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे हैं, आप उसे यहां से कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो और अच्छे से आप इसे लिख सकते हो। मेरी प्रेजेंटेशन हमेशा से थोड़ी सी खराब रहती है, बट आप चीज ध्यान रखना, कोई भी डिवाइस आप करोगे तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप उसका यूज लिखो, प्रिंसिपल लिखो, फिर उसका डायग्राम बनाओ, कंस्ट्रक्शन लिखो, फिर उसकी थियरी लिखो और फिर जो भी आपकी मैथमेटिकल डेरिवेशन आगे जाने वाली है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने रख दिया है। प्रिंसिपल सेम वही प्रिंसिपल हम यूज करने वाले हैं जो हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था। जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा। मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूं, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूं। आप इधर डायग्राम में देख सकते हो, ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में कुछ इस तरीके से दिखता है। होगा क्या, आपके पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होगा, है ना, और मैं इसके ऊपर इस तरीके से एक वायर लूंगा, कंडक्टिंग वायर लूंगा और इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे लपेटता चला जाऊंगा। तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो जो वायर है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो वायर कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो अगेन ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है
और इसके ऊपर मैंने एक वायर इस तरीके से रख दिया है। इधर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो मैंने वायर ले रखी है वो मैंने इंसुलेटेड ले रखी है, मतलब उस वायर के ऊपर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है। जिससे होगा क्या, क्योंकि सोचो इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर वायर आपस में कोलैप्स करेगी तो वहां शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं। इसलिए जो हमने वायर ले रखी है उसको क्या रखा है, इंसुलेटिंग। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए हैं हमने, एंड जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाने की कोशिश करूं तो अगर आपको ये टॉप से ये वाला पार्ट दिखेगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अगेन ये जो चीज है ये इस तरीके से है ना, और मैंने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है, जहां पर यहां पर हमने क्या रखी हुई है, अपनी कॉइल इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब मैंने क्या रखा है, इसमें स्प्रिंग नीचे की तरफ लगा दी है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया है, स्प्रिंग लगा दिया है। अब मैं इसको दिखा नहीं सकता दूसरी साइड, इसलिए मैं यहीं पर इसको बना दे रहा हूं। और उसके बाद मैंने एक पॉइंटर इधर से अटैच कर दिया है, और यहाँ पर आपका है रीडिंग स्केल, जहां से आपको दिखेगा कि इसमें करंट कुछ है या नहीं। जैसे ही इसके अंदर मेरे को डिफ्लेक्शन दिखेगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि सर्किट में करंट आ चुका है। इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड, या आप देखोगे हॉर्सशू टाइप मैग्नेट हमने इसलिए लिए हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरीके से रेडियली इनवर्ड हो, यानी कि परपेंडिकुलर गिरे इसके। देखो अगर कॉइल इस तरीके से है तो रेडियल यानी कि 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या रखना पड़ेगा हमें, इस तरीके से। लेकिन आप ध्यान से देखोगे इस बार हमारा जो कॉइल का सरफेस हो रहा है, या जो ये भी हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर हमने इसको लपेट रखा है, ये कुछ इस तरीके से है। तो अब सोचो इसके ऊपर अगर मैं चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर गिरे, पहली बात मैं क्यों चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, आपने टॉर्क का फॉर्मूला याद किया है, बिना साइन थीटा, ताकि थीटा 90 डिग्री बने और टॉर्क मैक्सिमम एक्सपीरियंस करे ये कॉइल। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इसके ऊपर रेडियली ऐसे पॉइंट आउट करे। इसलिए हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है ये कैसी है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या। अब इसकी थ्योरी समझना क्या होता है। जैसे ही आप इस कॉइल में ध्यान से देखोगे करंट फ्लो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसके वजह से ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, यानी कि इसके ऊपर क्या लगेगा, एक टॉर्क। ठीक है, तो ये कौन सा टॉर्क है, जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लग रहा है, और ये कितना होगा, बिना साइन थीटा। अगेन थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसलिए यहां पर टॉर्क कितना बन गया, BINA। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देखो या इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर इसके साथ एक कनेक्ट है, एक स्प्रिंग। क्या कनेक्ट है, एक स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के होने के वजह से क्या हो रहा है, अगर सोचो मैं इस कॉइल के ऊपर यहाँ पर एक स्प्रिंग इस तरीके से अटैच कर दूं, ठीक है, और ये स्प्रिंग की स्टेबल पोजीशन है। अब जैसे जैसे ये जो कॉइल है ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी, उसी तरीके से ये जो स्प्रिंग है ये भी क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी, ये भी क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जब ये टॉर्क मैक्सिमम होगा तो वो स्प्रिंग जो पॉइंटर है आपका वो एक पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा, यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग है वो उस टाइम पर रीस्टोरिंग टॉर्क एक दूसरी साइड से घुमाना उसको स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क लगाने लगेगा, और जिसको आप ऐसे लिख सकते हो K/φ। इस एंगल को आप थीटा भी बोल सकते हो। यहाँ पर ये जो फाई है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन।
ठीक है। अगेन आपको ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर की सुई इस तरीके से रहती है। आपको जो गैल्वेनोमीटर का काम ही मेन क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इस टॉर्क का नाम हम क्या रख देते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये के क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो। अब दोनों इक्वेशन को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, के फाई इक्वल टू बी आई एन एन ए, यहाँ से जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आ रहा है, बी आई एन ए अपॉन में के। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, के कांस्टेंट। इधर से हमें क्या पता चलता है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, जितना आप मैग्नेटिक फील्ड यानी कि परमानेंट मैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ और कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला मैग्नेट लोगे, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। जितना करंट इसमें प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा, या नंबर ऑफ टर्न जितने आप लोगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, या एरिया पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन की तक निकालने के लिए बोले तो आप इतना करके इस डेरिवेशन को छोड़ सकते हो। आगे हम इसके ऊपर और बात करते हैं। इसमें 2 टर्म्स और हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और वो दोनों टर्म्स है हमारे, एक करंट सेंसिटिविटी और दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर ही पहला टॉपिक आपको नॉट जनरली निकालने के लिए बोलता है कि इस गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों निकाल दो। सबसे पहले आई एस का मैं नाम दे रहा हूं करंट सेंसिटिविटी। ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। अब जैसा कि अभी हमने निकाला था, इसकी वैल्यू क्या थी, बी आई एन ए अपॉन में के अपॉन में आई। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, अगर आप इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इस आई से आई कट जाएगा, तो आपके पास जो करंट सेंसिटिविटी आ रही है वो क्या आ रही है, बना के। आप इस तरीके से इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है। और सेकंड, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि हम इसका टर्म का नाम दे रहे हैं VS। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्ट। ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला BINA अपॉन में K, और V की जगह आप क्या लिख सकते हो, टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। यहाँ से I से I गया, तो ये क्या बन गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी बना कर। ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। केस स्टडी में पूछ सकता है करंट सेंसिटिविटी को, इफ यू वांट टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी तो मैग्नेटिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर कैसे डिपेंड करेगी। अगेन सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए भी आपको सेम तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगेन अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आपके पास क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर, इसका प्रिंसिपल लिखो, कंस्ट्रक्शन करो और इसकी थियरी कंप्लीट करके दिखाओ, और साथ साथ में ये भी बोलता है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालो। तो आपको यहाँ तक इसका पूरा काम कंप्लीट करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि गैल्वेनोमीटर को हम किस तरीके से एमीटर एंड वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े ही सिंपल टॉपिक हैं, इसको नोट डाउन करो, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो जैसे कि आपको पता है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता ही नहीं है, साथ साथ ये भी बताता है कि अमाउंट ऑफ करंट इस सर्किट में कितना है। तो हम सेम गैल्वेनोमीटर से एमीटर जैसा काम भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। मान लेते हैं कि ये आपके पास इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ से करंट आ रही थी आई। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, तो जब टोटल करंट इसमें से ही सीधी सीधी पास करेगी तो होगा क्या, जितने ज्यादा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा।
तो आप जो एक्चुअल में करंट मेजर करना चाह रहे थे वो सारा का सारा गैल्वेनोमीटर खुद ले लेगा और आपको जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या करते हैं, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इसका नाम दे दिया S। जब कोई गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में स्मॉल अमाउंट में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो इसका नाम होता है शंट। ये आप चीज ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, शंट। ठीक है, अगर यहां से करंट आया I, मान लेते हैं यहां पर करंट गया IG, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या गया, तो अब इधर देखो ऊपर कितना करंट जाएगा, I माइनस IG, यानी कि इस पूरे में कितना करंट है, I माइनस IG, और अगेन यहां से वापस से करंट कितना बाहर आ जाएगा, I। अब इधर ध्यान से देखोगे आप, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस S के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, G के अक्रॉस। अगेन एक चीज सोच करके देखो, पैरेलल में स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाने का फायदा क्या हुआ कि अब टोटल करंट यहां से नहीं जाएगा बल्कि ज्यादातर करंट वहां से जाएगा जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। तो गैल्वेनोमीटर कम करंट क्या करेगा, पिएगा, या आप इस तरीके से बोल सकते हो इसे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। वाई, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका टोटल करंट है I माइनस IG और टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका S, इक्वल टू, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट IG और इसका टोटल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का हम क्या लिख दे रहे हैं, G। तो यहाँ से S की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ रही है, IG अपॉन में I माइनस IG इंटू G। तो ये आपका आ गया शंट। आपके पास इसके लिए न्यूमेरिकल आ सकता है, ये इक्वेशन निकालने के लिए आपको बोल सकता है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। प्लीज नोट डाउन। ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ सीरीज में एक ज्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पूरा बन गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, आइए देखते हैं इसमें अगर करंट इसमें आ रहा है कुछ इस तरीके से I, तो आपको पता है पूरे में करंट कितना रहेगा, सेम। पूरे में करंट क्या रहेगा, सेम। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट I और टोटल रेजिस्टेंस G प्लस, ठीक है। अगेन यहां से आपको सेम, शायद G दे रखा होगा, करंट दे रखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा होगा, आपको R पूछ लेगा, आपको कोई 2-3 वैल्यू दी होगी और एक वैल्यू आपसे पूछेगा या फिर आपसे कंडीशन निकालने के लिए बोलेगा। तो अब हम यहाँ पर अपना चैप्टर 4 रैपिड रिवीजन सीरीज समाप्त करते हैं। अब हमें इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं जो कि हमारे पेपर में आ सकते हैं, तो अब हम उनको कंप्लीट करेंगे अपनी आने वाली क्लास में। और अब हम अपना चैप्टर नंबर आई थिंक मैं 6th स्टार्ट करूंगा। अगर आपको और कोई चैप्टर की रैपिड रिवीजन चाहिए तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।